हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी का मेंस जीएस पेपर 3 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों को डिस्कस किया है। ये दोनों ही वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनको जाकर के आपको देखना है, और उसके लिए कहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएंगी, तो मिशन एसडीएम यूपीएससी 2026-27 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर ही, जहां पर आपको ये दोनों ही वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें, ऐसे अभ्यर्थी जो कि मिशन एसडीएम के साथ जुड़े हुए हैं, इन वीडियो को पूरा जरूर देखें। और जो अभ्यर्थी नहीं जुड़े हुए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर आपको बता दें, मिशन एसडीएम के साथ आपको जुड़ने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू साथ में लेकर के गाइड किया जा रहा है 2026 की तैयारी को लेकर के। और इसी कड़ी में आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सामान्य अध्ययन का पेपर 3 कैसा आया। इसमें 3 चीजें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डिस्कस करने की क्या जा रहे हैं। नेचर कैसा था पेपर का, जीएस पेपर 3 मेंस आया कैसा था। दूसरी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा। तीसरा इसमें यह डिस्कस करते हैं कि यहां पर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। और चौथी चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर एक मॉडल आंसर क्वेश्चन का यहां पर डिकोड करते हुए चलेंगे कैसा होना चाहिए था। ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस की जा रही हैं ताकि आपको अगर 2026 का एग्जाम देना है तो वहां सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं बल्कि मेंस भी करना है। आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस देना है और मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले करनी है। और सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ते समय न सिर्फ यहाँ पे प्रीलिम ओरिएंटेड हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ मेंस के लिए किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए उसके लिए भी आप तैयार रहें। चलिए एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। सारी वीडियोस यहाँ पर देखते चलिएगा, मिशन एसडीएम की प्लेलिस्ट को फॉलो अप करते चलिएगा, और या फिर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहिएगा मिशन एसडीएम के, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ताकि वहां पे सारी वीडियो आपको क्रमबद्ध तरीके से देखते चलिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन का जो पेपर 3 था, 3 घंटे का, जैसा आप सभी जानते हैं पेपर रहता है। टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय होते हैं, 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय होते हैं। लघु उत्तरीय 125 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय 200 शब्दों में आपको इसका आंसर करना होता है। अगर मैं बात करूं कि पेपर का नेचर कैसा रहा इस बार का, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, स्टैटिक और करंट मिक्स था। ये पेपर हमेशा ऐसा ही आता है, क्योंकि इसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बात करूं आपको इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी। ये 5 चीजें हैं जो इस टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं, और ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादा करंट ओरिएंटेड रहते हैं, जो समकालीन यहां पर मुद्दे चल रहे होते हैं उससे रिलेट करता है। दूसरा स्टैटिक पोर्शन जिसमें रहता है, कनेक्ट रहता है, उस पर आपकी एक अच्छी पकड़ यहां पर जरूर होनी चाहिए। तो 60-40 का अनुपात रहा, करंट और स्टैटिक मिक्स क्वेश्चन रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एनालिटिकल अप्रोच क्वेश्चन ज्यादा है, डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा आपसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसको इस बार के पेपर का ये एक मोटो आपको अगर देखा जाए तो ऐसा है कि एनालिटिकल अप्रोच आपको अच्छी होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 3 में एक चीज और यहाँ पे है, गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के क्वेश्चन है। आपको उस तरीके के एक अप्रोच यहाँ पे समकालीन मुद्दों को लेकर के आपको रहना चाहिए था। और डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करता हूं इस पेपर में, तो इस बार का जो पेपर है, मैं बहुत नहीं कहूंगा कि ये मॉडरेट टू आपको टफ पेपर रहा है। आसान नहीं था इस बार का पेपर, जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर आपने लिखा है तो इस पेपर में एक अच्छा नंबर लाया जा सकता है। बात करें डोमिनेंट सब्जेक्ट कौन से रहे हैं, तो इसमें इकोनॉमी का जो पेपर है सबसे डोमिनेंट रहा है। अगर हम दोनों ही दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय को यहाँ पर मिलाकर देखते हैं तो आपको देखा जाए तो इसमें अराउंड आपको 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी के रहे हैं। दूसरा यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बाद साइंस एंड टेक जैसे टॉपिक्स भी डोमिनेंट रहे। इन्वायरमेंट और आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी कम पूछा गया है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसीजर है कि आपका पेपर कैसा आया है। लेकिन अब आप बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहे हैं, उनको भी थोड़ा देखते चलते हैं। इकोनॉमी से अगर पूछे तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, क्या यहाँ पर जानना चाहता है एग्जामिनर आपसे, आयोग यहाँ पर किस तरीके की समझ आपसे चाहता है, उसको समझने के लिए हमें पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा, समझना होगा कि यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो उसके लिए किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए थी, किस तरीके से आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, किस तरीके के आंसर राइटिंग का अप्रोच आपका होना चाहिए, क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। और साथ ही जब पढ़ते हैं तो वहां पर आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वहां पर किस तरीके की होनी चाहिए। तो सारा कुछ यहां पर हम इन क्वेश्चन को एक एक करके डिकोड करते हुए समझेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेट करता है और हर एक टॉपिक को पढ़ना आपको है।
कहीं ना कहीं। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इन क्वेश्चंस को अगर आपके सामने आते हैं, ऐसे टॉपिक्स आते हैं, उस टॉपिक्स पर किस तरीके से क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे लेते हैं और क्वेश्चन को मैं आपको डिकोड करता चलूंगा, हर एक क्वेश्चन को बताता चलूंगा कहां से कैसा है। सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है कि भारत में हस्तकला उद्योगों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान कीजिए और इन चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो एक तो क्वेश्चन जो है आपका इकोनॉमी से है, दूसरा एक पर्टिकुलर सेक्टर को यहां पर ध्यान में रखा गया है, वो है हस्तकला उद्योग। हस्तकला उद्योग को आप कहां पढ़ते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर में पढ़ते हैं, एमएसएमई सेक्टर। और ये कहां आता है, तो आप एक चैप्टर आता है इकोनॉमी में, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में देखा जाए जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाले जो सेक्टर आते हैं, वहां पर हम एमएसएमई को पढ़ते हैं। और एमएसएमई जो सेक्टर है उसमें अगर हम देखें तो हस्तकला उद्योग आता है और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। अब जब भी आप ये टॉपिक पढ़िएगा एमएसएमई सेक्टर वाला हस्तकला उद्योग, तो इस तरह की चीजों को देखिएगा आखिर वहां पे क्या क्या चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है, तो आपको देखिए एक ही टॉपिक है, वो है हस्तकला उद्योग से रिलेटेड है, आपको ज्यादा बाकी चीजों पे लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हस्तकला उद्योग में भी आपको क्या लिखना है, तो उन्होंने कहा कि क्या चुनौतियां आती हैं उनको बताना है और उन चुनौतियों पर चर्चा करनी, यानी कि आपको एक समाधान भी थोड़ी सी वहां पर जानकारी देनी है। तो देखिए भारत में हस्तकला उद्योग को लेकर के समस्या क्या है, अब वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियां क्या है कि भारत जो वैश्विक व्यवस्था को हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बदल रही है। ऑटोमेशन इंडस्ट्री आ चुकी है, एआई का प्रयोग हो रहा है, मशीनों की कृत यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण क्या है कि हस्तकला उद्योग धीरे धीरे क्या है उस विभाग में काफी ज्यादा पिछड़ जाता है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को लेकर के बहुत ज्यादा सहयोग यहां पर नहीं है। स्किल्स भी देखी जाए आपको कमी एक देखने को मिलती है। इसके अलावा जो होती है कि इन्वेस्टमेंट की भी यहां पर आपको कमी आती है, जो ये आपको समस्याएं इसमें आपको बतानी है। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो इसको समाधान को लेकर के भी कुछ उपाय आपको बताने हैं, जैसे सरकार के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को लेकर के यहाँ पे क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, हस्तकला उद्योगों को पहचान दिलाने को लेकर के सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर के देखा जाए तो लोन और मुद्रा योजनाएं जो भी यहाँ पर शुरू की गई उनको यहाँ पर आपको बताना है और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। सरकार के द्वारा लोकल फॉर वोकल जैसे यहाँ पर चीजें बनाई जा रही हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके माध्यम से हस्तकला उद्योगों को हम बचा सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रोस्पेक्टिव को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा आंसर यहां पर कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन यहां पर हम देखें, एक और क्वेश्चन आता है, नए विमानपत्तनों के निर्माण में भारत में औद्योगिकरण और विकास की राह आसान होगी, इसका परीक्षण कीजिए। अब ये वाला जो टॉपिक आता है, देखिए यहाँ पे विमानपत्तनों को लेकर के पूछा गया है, एक सिंपल से एक टॉपिक है। देखिए एक क्वेश्चन में कई चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक एक चीज पूछी जा रही है। इसमें हस्तकला उद्योग के बारे में पूछा और इसी में यहाँ पे विमानपत्तनों के बारे में पूछ लिया गया। अब विमानपत्तन वाली चीजें पढ़ते कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है, देखिए भारत में औद्योगिकरण और विकास की जो कहानी है और विमानपत्तनों को लेकर के जो संरचना है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैप्टर आता है इकोनॉमी में, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना में ही हम यहां पर आपको पढ़ते हैं कनेक्टिविटी को लेकर के, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक चैप्टर आपको सब टॉपिक्स आता है जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं विमानपत्तन, जिसमें हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन से यहां पर विमानपत्तनों औद्योगिकरण को लेकर के, नागरिक उड्डयन को लेकर के क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, अब नागरिक उड्डयन को या विमानपत्तनों को लेकर के क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, इसको उन्होंने जोड़ दिया है भारत में औद्योगिकरण और विकास से जोड़ना है आपको। ठीक है, ये बताना है कि विमानपत्तन जो इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से भारत में डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दे रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बढ़ावा दे रही है। देखो एक बेसिक सिंपल सा फंडा है, इकोनॉमी हमेशा ऐसे काम करती है कि एक अवसंरचना का जहां विकास होता है उसके साथ साथ कई सारी चीजों का भी डेवलपमेंट होता है। अब अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में हमने कहा कि इस क्षेत्र में अब बनेगा यहां पर विमानपत्तन बन जाएगा, आप उसके लिए यहां पर बड़ा एयरपोर्ट्स बनाएंगे। अब बड़ा एयरपोर्ट बनेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपको होटल्स भी बनेंगी, आपको साथ ही साथ यहाँ पे कैब सर्विसेज का यहाँ पर एक बिजनेस आपको डेवलप होगा, खान पान के लिए रेस्टोरेंट और फूड यहाँ पर सारी चीजें आपको डेवलपमेंट होंगी, रहने खाने के स्टे यहाँ पर सारी चीजें होंगी, आवागमन को लेकर के सड़कें और अन्य तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बाजारीकरण, और उसके साथ साथ यहाँ पर रिहायशी इलाका भी आसपास के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, इससे विकास होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, आपने देखा कि इसके साथ साथ होटल बिजनेस यहाँ पर डेवलप हुआ, कैब सर्विसेज विकसित हो रही हैं, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड अन्य आपको सड़कें हो गई, हाईवे हो गई, दुकान हो गई, अन्य तरीके के यहाँ पे चीजें आपको उसके साथ साथ विकसित हो रही हैं। तो विमानपत्तनों के निर्माण से आपको औद्योगिकरण होता है, विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, इनकम यहाँ पर बेहतर होती है। क्षेत्र के यहाँ पर जिस क्षेत्र में यहाँ पर विमानपत्तन बनेगा उसके आसपास के यहाँ पर देखा जाए जो भूमि होगा उसमें यहाँ पर आपको कई तरीके के लैंड यूजेस होंगी, आवासीय संरचना का विकास होगा। तो एक तरीके से डेवलपमेंट उस रीजनल जो डेवलपमेंट होता है उसका काफी तेजी से हो जाता है।
अब यहाँ पर एक चीज और भी है, परीक्षण करना है तो यहाँ पर हमें सिर्फ पॉजिटिव पहलू नहीं दिखाने हैं, ये भी बताना है कि किसी क्षेत्र में विमानपत्तन अगर आपको बनाना है तो चुनौतियां क्या आती हैं। देखिए एक चीज होता है, विमानपत्तन ऐसा नहीं है कि आपको छोटी मोटी जगहों पे बनेगा, आपको बड़ा लैंड एरिया चाहिए होगा। बड़े लैंड एरिया में एक समस्या आती है कि लैंड के अधिग्रहण यानी भूमि अधिग्रहण की एक बड़ी समस्या आती है। उसके अलावा जब आप भूमि अधिग्रहण के जाते हैं तो उसके जो भूमि के जो दाम होते हैं, मूल्य होता है, वो बहुत तेजी से उस क्षेत्र का बढ़ जाता है। महंगाई की समस्या यहाँ पर होती है और ये सारी एक समस्या आती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा या लाल फीताशाही के कारण कई बार उसके अधिग्रहण में काफी समय लग जाता है, वो भी एक चुनौती यहाँ पर बनी रहती है। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन सरकार के द्वारा देखा जाए तो विमानपत्तनों के विकास को लेकर के उड़ान योजना और तरीके के यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव के माध्यम से एक चीज और यहाँ पर इसमें और जोड़ सकते हैं कि देखिए विमानपत्तनों का छोटे शहरों में विकास जो होता है बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। छोटे शहरों में मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर सॉरी रेल हो गया या किफायती चीजों पर ज्यादा होते हैं, विमानपत्तन कहीं ना कहीं महंगे भी पड़ते हैं, तो यूजेस भी आपको थोड़ा सा कम रह जाता है। तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा लैक है या समस्या भी आपको कह सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार लगातार इस चीज को प्रमोट कर रही है। उड़ान योजना उन क्षेत्रों पे फेयर को कम करना हो गया, लाल फीता नियमों को आसान बनाने जैसी प्रक्रियाएं हो गई, तो वो प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर इसमें इस उत्तर का क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा मैं टफ नहीं कहूंगा, थोड़ी सी जानकारी और करंट ओरिएंटेड अगर इस पहलू को आप देखें, इस क्वेश्चन को अच्छा लिख सकते हैं आप। तीसरा देखिए क्वेश्चन और यहां पे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के द्वारा विकसित बेरोजगारी की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एनएसएसओ जो है बेरोजगारी वाला जो यहाँ पे जो चैप्टर आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी को लेकर के है, नेशनल इनकम वाले टॉपिक्स आते हैं। अब उस चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो बेरोजगारी का एक चैप्टर आता है, गरीबी बेरोजगारी। गरीबी बेरोजगारी में बेरोजगारी वाले टॉपिक को लेकर के इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बेरोजगारी में भी देखिए यहाँ पे इन्होंने चीजें पूछा कहां से है, भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनएसएसओ, ठीक है, एनएसएसओ के द्वारा इन्होंने कहा है कि एक अवधारणा विकसित की गई, तो अवधारणा बतानी है। तो अवधारणा क्या है, एनएसएसओ जो है 3 आधार पर बेरोजगारी का आकलन करता है। एक दीर्घकालिक होता है, एक यहाँ पे साप्ताहिक है, दैनिक है, ठीक है, और उसमें भी यहाँ पर आपको देखा है तो छिपी हुई बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, इस तरीके के यहाँ पे बेरोजगारियों का आकलन करता है। तो उसको आपको बताना है, जो अवधारणाएं हैं उनको यहाँ पे डिकोड करिए, फिर बेरोजगारी की जो स्थितियां हैं उनके बारे में यहाँ पे डिकोड करिए, कौन कौन सी बेरोजगारी होती है, और उसके बाद यहाँ पे चर्चा करना है तो बेरोजगारी को लेकर के समस्याएं क्या हैं, जैसे स्किल की कमी है, रोजगार की समस्याएं हैं, या जिस तरह के उद्योगों में यहाँ पर देखा जाए डिमांड जिस तरीके को वहाँ पे नहीं मिल पा रही है, तो उसके कारण भी इस तरह की बेरोजगारी आपको देखने को मिल रही है, और सरकार इसको लेकर के क्या कर सकती है। तो एनएसएसओ की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम्स हो गए, साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो प्रशिक्षण को लेकर के काम चल रहा है, व्यावसायिक शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस तरीके की चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर आसान था, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछता है, डिजिटल भुगतान प्रणालियां भारत में वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ावा दे रही हैं। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, डिजिटल पेमेंट को लेकर के है। बैंकिंग व्यवस्थाओं में देखा जाए तो चैप्टर आता है वित्तीय लेन देन वाला चैप्टर जो हम पढ़ते हैं, तो वित्तीय लेन देन में बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं और समावेशी विकास को लेकर के पहलू हैं। डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बारे में जो क्वेश्चन आता है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यूपीआई है, भीम है, और आपको इस तरह की व्यवस्थाएं इसमें आप इसके बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाइए कि यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें हैं, इससे क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार की कमी हो रही है, पारदर्शिता बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो वित्तीय स्थितियां जो होती हैं एक एकजुट आपको हो रही हैं, इसके माध्यम से कनेक्टिविटी बैंकिंग व्यवस्थाओं के साथ बेहतर हो रही है। लेकिन देखा जाए तो एक पहलू समस्याओं पर भी फोकस, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, लाइक कि डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण भी यहाँ पर आपको समस्याएं होती हैं। बैंकिंग व्यवस्थाओं या फिर सही तरीके से यहाँ पे जानकारियां या दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्थाओं का ना उपलब्ध होने से यहाँ पर डिजिटल अगर जो डिवाइडेड की यहाँ पर एक स्थिति है उसको भी पूरा करने के लिए कहाँ पर काम करना होगा। तो ये सारे पहलू भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने भारत के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई सारी यहाँ पे स्कीम्स का फायदा लोगों को मिला है, महिलाओं को रोजगार के पहलू बेहतर हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो कई तरीके की यहाँ पे सुविधाएं जो होती हैं विकसित हो पाई हैं, तो बैंकिंग व्यवस्था ना होते हुए भी यहाँ पर डिजिटली लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ डेटा आप इसमें दिखा सकते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणालियां
के लागू होने से और उसके पहले का यहाँ पे कंपैरिजन डेटा भी इसमें दिया है कि पहले ये स्थिति थी, अभी ये स्थिति है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है कि रोजगार विहीन विकास है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता। इस पृष्ठभूमि में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार लोच की स्थिरता के पीछे के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो ये जो टॉपिक है ये काफी आता है, रोजगार बेरोजगारी वाला ही चैप्टर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के है। अब ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में भी यहाँ पे देखा है पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, प्री ओरियम में भी पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को लिखने के लिए करना क्या है, देखिए, एक रोजगार विहीन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता, इस टॉपिक को पकड़ना है और इसी को यहाँ पे स्टार्ट करना है। एक पहलू ये है, इसमें विनिर्माण क्षेत्र को फोकस करना है कि वो किस तरीके से रोजगार लोच की स्थिरता के पीछे कारणों को हम सही से कर सकते हैं, उसका क्या यहाँ पे रोल है। देखिए, एक चीज आपको दिखानी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जीडीपी ग्रोथ दिखानी है, लेकिन उस अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इस भारत में अभी भी देखा जाए तो बड़ी जनसंख्या या तो कृषि में है या फिर तेजी से सर्विस सेक्टर का विकास हुआ है, जिसने जीडीपी में तेजी से योगदान दिया है, लेकिन उतनी तेजी से विकास यहां पर आपको रोजगार नहीं देता है। इसमें एक बड़ी कमी रह जाती है विनिर्माण क्षेत्र की, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र जो होता है वो ग्रोथ के साथ साथ रोजगार भी बड़े स्तर पर प्रोवाइड कराता है। भारत की अर्थव्यवस्था देखा है तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देखा है तो सेवा सेक्टर का है, जो यहाँ पे विनिर्माण दोनों ही पहलुओं में अछूता रह जाता है। तो विनिर्माण क्षेत्र को हम किस तरीके से सहभागी बना सकते हैं, तो सरकार के द्वारा इसमें क्या क्या योगदान दिया जा रहा है, जैसे मेक इन इंडिया पहलुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्किल इंडिया प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को स्किल्ड किया जा रहा है, डिजिटल, इसके अलावा देखा जाए तो कई सारी इन्वेस्टमेंट को लेकर के सरकार के द्वारा पहल की जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये सारे जो पहलू हैं उनको यहाँ पर फोकस करना है, उनको डिलिब्रेट करना है और उनके साथ साथ यहाँ पर ये बताना है कि इनके माध्यम से किस तरीके से रोजगार भी उत्पन्न हो किए जा सकते हैं, जो भारत के विकास को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे और साथ साथ रोजगार के पहलुओं को भी विकसित करेंगे। वर्तमान समय की जरूरत है, अर्थव्यवस्था का विकास का एक अहम पहलू है, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार की समस्याओं को भी हम इसमें दूर करने में बेहतर हो सकता है, तो उन पहलुओं को भी यहाँ पर आपको दिखाना है। इसके बाद भारत में समावेशी और सतत औद्योगिकरण, इसमें देखिए कुछ समावेशी विकास को लेकर के एक यहाँ पे एसडीजी गोल 9 दिया है, एसडीजी 12 और 13 को दिया गया है और एसडीजी 8, यहाँ पे 4 अलग अलग एसडीजी गोल्स दिए गए हैं। औद्योगिकरण पर्यावरणीय स्थिरता और को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो ये पहलू अपने आप में देखा है तो अलग अलग 3 चीजों के बारे में ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है, 3 अलग अलग पहलुओं को एक साथ यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब एसडीजी गोल्स जो होते हैं सतत विकास को लेकर के यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट का भी पहलू इसमें लिखना है और इकोनॉमी का भी पहलू लिखना है, यानी कि 2 सब्जेक्ट को इंटररिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें लिखने के लिए आपको सतत औद्योगिकरण के पहलुओं को लेकर के सरकार क्या कर रही है, पर्यावरण स्थिरता को लेकर के सरकार क्या कर रही है और आर्थिक विकास को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसको भी लिखना है। अब इसमें देखा जाए तो एक पहलू आता है कि विकास बनाम पर्यावरण और विकास के साथ पर्यावरण, तो यहाँ पर विकास के साथ पर्यावरण वाला कॉन्सेप्ट को ज्यादा लिखना है। औद्योगिकरण को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाया जाना जो पर्यावरण को संरक्षण भी प्रदान करता है और साथ ही साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी जो होती है आपको नई तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम को भी डेवलप करता है, रोजगार को भी बढ़ावा देता है और पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम करता है। इसी तरीके से देखा जाए तो आपको पर्यावरण स्थिरता को लेकर के सरकार के द्वारा जो कार्बन फुटप्रिंट वाली व्यवस्थाएं हैं, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, सोलर मिशन को यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं, इसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया कई सारे क्षेत्रों में। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे सिस्टम्स को अप्लाई करना हो गया। तो ये सारे जो पहलू हैं जो हमें ऐसी चीज़ों के बारे में कुल मिलाकर इस उत्तर में लिखना है जो हमें पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाते हैं, भारत में तेजी से उसका अप्लाई सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, उसको साथ साथ उसमें नई इंडस्ट्री भी उसके कारण आपको विकसित होती हुई दिखाई दे रही है और उससे जो कार्बन एमिशन भी हो रहा है वो भी कम हो रहा है, जो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के काम करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है कि औद्योगिक पहलू, पर्यावरण संरक्षण, सरकार की पॉलिसी को मिक्सअप करते हुए उन तीनों ही पहलुओं को यहाँ पर आपको कोट करते हुए इस उत्तर को लिखना था। तो अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो करंट ओरिएंटेड ज्यादा है, एनवायरमेंट और इकोनॉमी मिक्सअप यहाँ पे क्वेश्चन है जो डिबेटेबल ज्यादा रहता है, उन चीजों को लेकर के यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप इस तरीके से लिख सकते थे। एक और देखिए यहाँ पे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आया है, बायोटेक्नोलॉजी से चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आया कि जैव प्रौद्योगिकी में हुई हाल की प्रगति विशेषकर जीनोम एडिटिंग,
भारत की कृषि उत्पादकता और जलवायु प्रतिरोध क्षमता को कैसे परिवर्तित कर रही है, इसका 2024-25 के विशिष्ट उदाहरण से परीक्षण करना है। अब देखिए, सरकार जीनोम एडिटिंग का जो प्रयोग है फसलों में किया जा रहा है, जो कि मौसम प्रतिरोधी या फिर कीट प्रतिरोधी भी हैं। अ, ऐसे भी फसलें यहाँ पे तैयार की जा रही हैं जो, जैसे चावल है, बारहमासी आप उत्पादन उसका कर सकें। गेहूं है जो कि यहाँ पे मौसम क्योंकि तेजी से बदल रहा है, उसको यहाँ पर गर्मी के दिनों में भी उसका उत्पादन किया जा सके। ऐसे आपको जीनोम एडिटिंग की कई सारी फसलों के उत्पादन को लेकर के यहाँ पे सरकार क्रिस्पर-Cas9 हो गई, जीनोम एडिटिंग हो गया, राइस में, बैगन में, इसके अलावा देखा जाए तो बीटी बैगन हो गया, इसके अलावा सरसों हो गई। ऐसे कई सारी जो फसलें हैं उनका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं जहाँ पर सरकार जो होती है जीनोम एडिटिंग को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है, उसके प्रयोग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो जलवायु प्रतिरोधन और कृषि उत्पादकता के पहलुओं में जीनोम एडिटिंग के कारण समस्याएं भी अपनी जगह पर हैं। कई सारे विरोध के भी पहलू यहाँ पे दर्शाए जाते हैं कि इसके कारण जो होती है कि फसल चक्रिया जो होती है, जो बीज यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं वो आपको हर साल किसानों को खरीदने पड़ेंगे। महंगाई इससे ज़्यादा हो सकती है, किसानों पर दबाव इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप जो उत्पादकता हमें चाहिए और बदलते हुए मौसम के अनुरूप हमें वहाँ पर वो जीनोम एडिटिंग के माध्यम से संभव है, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकती है। और सरकार के द्वारा इसको लेकर के पॉलिसी बनाया जाना, रूल और रेगुलेशन यहाँ पर तय किया जाना, बाजार को यहाँ पे प्रतिस्पर्धी बनाया जाना और साथ ही यहाँ पर इसके उपयोग को बढ़ावा देने जैसे पहलुओं पर आप इस आंसर को लिख सकते थे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है जिसमें सीमा पार कट्टरपंथीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन करना है। ये क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी का है, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के है और सोशल मीडिया का इसमें रोल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, सोशल मीडिया का प्रयोग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक जहां पे पॉजिटिव नैरेटिव्स को क्रिएट करने के लिए, एक होता है नेगेटिव नैरेटिव्स को क्रिएट करने के लिए। वर्तमान समय में देखा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में कट्टरपंथ को बढ़ावा कैसे दिया है, तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको लिखना है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके के पोस्ट डाले जा रहे हैं, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे धार्मिक धर्म को आधार बना करके यहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, युवाओं को जो होता है भटकाया जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यहाँ पर देखा है तो कम्युनिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, सांप्रदायवाद और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के पोस्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो करंट ओरिएंटेड आपको घटनाएं कुछ इसे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। अब सीमा पार में देखा जाए कट्टरपंथी में सोशल मीडिया की भूमिका का यहाँ प्रभाव है, तो किस तरीके से आसपास आपको ये भी देखना है कि अन्य देशों का भी इसमें आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सीमा पार इसमें लिखा हुआ है सोशल मीडिया किस तरीके से काम करती है। ठीक है। अब सरकार के द्वारा देखा जाए, इससे पॉजिटिव नैरेटिव्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको लेकर रूल्स रेगुलेशन भी तय कर सकते हैं कि इसका फैक्ट चेक जैसी प्रक्रियाएं हैं, कोई भी चीज़ों को आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। फैक्ट चेक यहाँ पर ज़रूर करना है। सरकार के द्वारा सोशल मीडिया को लेकर के रूल्स और रेगुलेशन जो विनियमन यहाँ पे तय किए गए हैं, जिसमें हेट स्पीच और अन्य तरीके की यहाँ पे गतिविधियों पर कार्रवाई करने की जैसी प्रक्रियाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर उसमें लिख सकते हैं। और उसके उपयोग को लेकर के इसका पॉजिटिव वे में कैसे उपयोग किया जा सकता है, कि लोगों को जागरूक करने के दृष्टिकोण से युवाओं को बेहतर यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कैसे की जा सकती है, बेहतर चीज़ें सरकार के रूल्स रेगुलेशन को लेकर के भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी कैसे फैला सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव है, और अन्य चीज़ों के माध्यम से हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर के सरकार के रूल्स और रेगुलेशन के माध्यम से कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है, और उससे एक समस्याएं भी यहाँ पर बड़े स्तर पर क्रिएट हो रही हैं। वो एग्जांपल्स भी आप इसमें ज़रूर दें। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, तमाम प्रयासों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु परमाणु प्रसार अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में सिक्योरिटी का भी है, लेकिन एक आईआर रिलेटेड क्वेश्चन, ये मैं कहूँगा ज़्यादा परमाणु प्रसार वाली चीज़ें हम वहाँ पे ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन स्टिल पोसेस ए चैलेंज फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम देखा जाए इसमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। अब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा देखिए एक पॉलिसी बनाई गई है, नो फर्स्ट यूज। भारत के अलावा कई सारे देशों के पास अभी भी न्यूक्लियर पावर देश हैं, करीब ऐसे 10। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है यूएन की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वहां पर 5 देश हैं। एनपीटी पर कुछ ने साइन किया है, कुछ ने नहीं किया हुआ है। कई सारे देश, जैसे कि आपको अभी देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया और ईरान के द्वारा जो होती समस्याएं यहाँ पे क्रिएट की जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया खासकर यहाँ पर सुरक्षा न्यूक्लियर पावर स्टेट है। पाकिस्तान जैसा जो देश है उसके पास भी न्यूक्लियर पावर है, और इन जो देश काफ़ी अस्थिर हैं। इसके अलावा ईरान पर भी दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास भी ऐसी क्षमता है। इसके कारण क्या होते हैं, वैश्विक अशांति की स्थिति हो सकती है, युद्ध हो सकते हैं जो वर्तमान समय में चल भी रहे हैं, और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और ऊर्जा संबंधी यहाँ पर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। भारत सरकार के द्वारा अपनी यहाँ पे पॉलिसी के बारे में डिस्कस आप यहाँ पर कर सकते हैं कि भारत के द्वारा देखा जाए तो परमाणु अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के ध्यान से इसको बनाया जरूर गया था, लेकिन भारत सरकार की अपनी एक पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, जिसको तहत वो किसी अन्य देश पर यहाँ पर पहले हमला नहीं करेगा। इसके बावजूद देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार परमाणु प्रसार की होड़ मची हुई है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के लिए बड़े खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। कई सारे देशों के द्वारा इसको लेकर के कुछ देशों के द्वारा इसके, जैसे कि एनपीटी के जो 5 सुरक्षा परिषद में जो शामिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों पर किसी तरीके के यहाँ पर प्रतिबंध लागू नहीं है, उनके पास वीटो पावर भी है। बाकी देशों को यहाँ पर ना लागू कर उन पर आप प्रतिबंध लगाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में असमानता की स्थिति है, जो और भी ज्यादा यहाँ पे चुनौती बनी हुई है। कई सारे देशों का ग्रुपिंग भी है, जैसे कि रशिया और चाइना, कोरिया यहाँ पर एक साइड हो जाते हैं, ईरान भी उसमें आपको शामिल हो जाता है, और इसके अलावा वेस्टर्न कंट्री अलग है। यहाँ पे ग्रुप के कारण यहाँ पर एक होड़ भी मचती है, जिसके कारण सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये सारे पहलू हैं जिनको आप क्रमबद्ध तरीके में लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि मानव तस्करी के प्रमुख कारणों की चर्चा करते हुए से पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास में सरकार की भूमिका का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, मानव तस्करी वाला जो चैप्टर है अपने आप में देखिए इंटरनल सिक्योरिटी से आ जाता है और आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, और एक समस्या यहाँ पर जरूर है सीमा पार मानव तस्करी की। खासकर देखा जाए जैसे कि म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें आपको नेपाल भी आपको शामिल होता हुआ दिखाई देता है। समस्या क्या है, देखिए मानव तस्करी के कारण एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव संसाधन को नुकसान पहुंचता है, रिसोर्सेज को। इसके अलावा देखा जाए तो कई तरीके के अपराध को यहाँ पर आपको जन्म देता है। इस क्वेश्चन में जैसे उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक तो शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, पैसों की यहाँ पर समस्या, आर्थिक तंगी के हालात भी इस मानव तस्करी को यहाँ पर बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया इत्यादि का जो प्रयोग है, नेम फेम भी कई बार यहाँ पर रीजन बन जाता है, जिसके कारण लोग चंगुल में फंस जाते हैं नौकरी और शिक्षा और तरीके के लालच में, और उसके कारण ये बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। अब इससे पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास में सरकार की क्या भूमिका, उदाहरण सहित आपको बताना है कि उज्ज्वला है, स्माइल योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया चल रही है, उनको बचाने को लेकर के है, उनको रोजगार इन तरीके से शिक्षा की चीज़ें हैं, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर काम करना है, इंटेलिजेंस सर्विसेज को मजबूत करना है, सीमा पार यहाँ पर गतिविधियों पर नियंत्रण बनाने के लिए कम्युनिकेशन बनाकर रखना है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जहाँ सरकार इस पर काम कर रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पर डिकोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक, ये आपको लघु उत्तरित है। यहाँ पे ज़्यादा डिकोड यहाँ पर देखा जाए तो क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी मेंस की आंसर राइटिंग करें तो वहाँ पर आपको एक चीज़ का पहलू को ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा गया उसी पे लिखना है, कम शब्दों में लिखें, और मेन जो पहलू क्वेश्चन जानना चाहता है, जो एग्जामिनर जानना चाहता है, उन्हीं पर लिखें। ज़्यादा कुछ डिटेल में लिखने के बजाय कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है, जो पॉइंट बताया जाए उन्हीं पर यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो क्वेश्चन 1 से 10 तक देखें तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन है, आपको साइंस एंड टेक का भी है, एनवायरमेंट के पहलू भी हैं, और इकोनॉमी डोमिनेंट है। 11 से 20 के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अपने आप को 200 शब्द मिल जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम देखें 11 से 20 का जो क्वेश्चन है इकोनॉमी डोमिनेंट है। अगेंस्ट अगर हम देखें तो वर्षा और सिंचाई प्रणालियाँ एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र मौसम की परिवर्तनशीलता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सहायक आंकड़ों के साथ उसकी पुष्टि कीजिए। देखिए, भारत में वर्षा के माध्यम से भी सिंचाई होती है, नलकूप और इत्यादि के माध्यम से भी सिंचाई होती है।
तो वर्षा और सिंचाई एक दूसरे की पूरक हैं। जी बिल्कुल पूरक हैं। और भारत में अभी देखा जाए तो कई सारे क्षेत्र अब यहाँ पर सिंचित हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं और उनका यहाँ पर आपको डेटा देना है। सिंचाई किस तरीके से होती है, भारत में सिंचाई के आकार और जोत कितना है, उसका आपको डेटा देना है। अब क्योंकि कृषि क्षेत्र मौसम की परिवर्तनशीलता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, सहायक आंकड़ों के माध्यम से एक स्टैटिक क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, सिंचाई और वर्षा से रिलेट करता हुआ है। भारत में कहाँ पर किस तरीके की स्थिति है उसका डेटा आपको देना है। वर्षा और सिंचाई के माध्यम से फसलों के यहाँ उत्पादनता और न होने पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पहलू को यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए एग्रीकल्चर से है, इकोनॉमी का सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के तहत इसको हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आय असमानता से क्या तात्पर्य है, भारत में आय असमानता को कैसे कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आय असमानता क्या होती है इसको डिकोड करना है। फिर उसके बाद आना है आय असमानता के कारण क्या क्या है, तो वहां पर आपको बताना है शिक्षा, रोजगार के पहलू, स्किल मैनेजमेंट, इसके अलावा देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर से लेकर के इंडस्ट्रियल सेक्टर तक पहुंच, रोजगार इत्यादि की कमी, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। आय समानता, लैंगिक यहाँ पर विभेद भी एक कारण बनता है कि सेम पोस्ट पर महिलाओं को जैसे कि आपको कम आय मिलती है, तो उन सारे पहलुओं को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दूर करने को लेकर के सरकार के द्वारा किस तरीके से काम किया जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स आप इसको लेकर के दे सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है वैश्विक आर्थिक तनावों एवं आयात निर्यात संबंधी बाधाओं के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अब ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो वर्ड कह सकते हैं कि समस्याएं यहाँ पर आपको चल रही हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट का बाधा पड़ रही है, तो तेल से लेकर के क्रूड सप्लाई तक और आवश्यक वस्तुओं से लेकर के मशीनरी तक कई सारी चीज़ों का आयात भारत दूसरे देशों से करता है। ऐसी स्थिति पर बाधाएं क्या होती हैं कि आपके चीज़ों का महंगाई बढ़ जाती है। इसके अलावा लोगों को समस्याएं यहाँ पर होती हैं कि तय समय पर चीज़ों की आपूर्ति नहीं होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो वैश्विक जो हालात होते हैं व्यापार को प्रभावित करते हैं, आयात और निर्यात दोनों नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आपको बतानी है कि कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, वैश्विक आर्थिक तनाव, फिर उसमें आपको बताना है कि उसका भारत पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, भारत का आयात निर्यात करता है वो यहाँ पे प्रभावित होते हैं, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ रहा है कि लोगों पर है, अर्थव्यवस्था पर क्या है, निर्यात प्रभावित होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, आम लोगों को नुकसान होगा, महंगाई इत्यादि बढ़ेगी, उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी। तो ये सारे पहलू इसमें लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश आर्थिक विकास का आधार है, इस संदर्भ में भारत के विचारों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, शिक्षित व्यक्ति के द्वारा कई तरीके के बेहतर स्थिति क्रिएट की जा सकती है, रोजगार के पहलू क्रिएट किए जा सकते हैं, स्वास्थ्य के बेहतर स्वास्थ्य पर यहाँ पे घटना, अस्पताल या बेहतर सुविधाएं होने के कारण लोग ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकते हैं। और इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के क्या पहल की जा रही है, एनईपी हो गया, आयुष्मान भारत हो गई और अन्य तरीके की योजनागत इसमें आप एग्जाम्पल्स दीजिए। फिर आर्थिक विकास के पहलुओं में देखा जाए तो इसका रोल क्या होता है, उसका यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा को आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लिखना है, ज्यादा अन्य तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे होने वाले प्रभाव क्या हैं, स्कूल कॉलेज मेडिकल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है और ज़्यादा सीटें हो रही हैं, ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे, उससे यहाँ पर आपको ज़्यादा डेवलपमेंट से रिलेट कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रोजगार के क्या अवसर क्रिएट हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उससे अन्य यहाँ पर क्या प्रोस्पेक्टिव क्रिएट हो सकते हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन सी इसके लिए स्कीम चलाई जा रही उन पर यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। इसके भारत में भूमि सुधार एक अधूरा एजेंडा बना हुआ है, व्याख्या कीजिए कि उचित भूमि अभिलेखों और जानकारी काश्तकारी सुधारों की कमी भारत में कृषि के औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण में बाधा के रूप में कैसे कार्य करते हैं। देखिए, भूमि सुधार भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमी का यहाँ पे भी प्रोस्पेक्टिव है और भूमि सुधार क्या है उसको आप लिखिए, स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान समय तक की स्थिति को यहाँ पे थोड़ा सा डिकोड कर सकते हैं। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा भूमि और काश्तकारी सुधारों में कमी के कारण यहाँ पर कृषि औद्योगिकरण आधुनिकीकरण से कनेक्ट करना है। तो क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, जोत का आकार छोटा होना, चकबंदी जैसी प्रक्रियाओं का ना लागू होना, सरकार के रूल्स रेगुलेशन, राजस्व और भूमि से संबंधी यहाँ पे समस्या होती हैं, आपको भ्रष्टाचार
जो बढ़ता है। इसके अलावा औद्योगिकरण में यहाँ पर देखा है तो बड़े स्तर पे भूमि त्याग चाहिए, जिसके अधिग्रहण में समस्या आती हैं। तो और इसके अलावा नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के भी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को भी यहाँ पर जोत का आकार ज़्यादा होने कम छोटे होने के कारण यहाँ पर लागत ज़्यादा लगती है। तो ऐसे पहलुओं को यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं। और वर्तमान समय में सरकार के द्वारा इसको दूर करने को लेकर के क्या उपाय किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी देखा है। जैसे कि भूमि की रजिस्ट्री हो गई, पैमाना हो गया, उसका ऑनलाइन हो गया सर्वेक्षण हो गया, या सैटेलाइट के माध्यम से सर्वेक्षण करना हो गया। सारा डेटा यहाँ पे ऑनलाइन हो गया, डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो उसको लेकर के जो यहाँ पे सरकार काम कर रही है उसको भी इसमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि भारत के स्टार्टअप योजना का प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, आर्थिक विकास और भारत के सर्वांगीण विकास में योगदान का आकलन कीजिए। देखिए, भारत सरकार द्वारा एक स्टार्टअप योजना शुरू की गई, इसका फायदा भी हुआ। कब शुरू की गई, योजना क्या थी, उसके बारे में लिखें। फिर उस योजना से क्या क्या बेनिफिट्स हुए, कई सारी यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनीज बनी, लाखों रोजगार यहाँ पर डेवलपमेंट हुए, कई नई इंडस्ट्री एग्री हो गया, टेक्नोलॉजी में यहाँ पर निवेश बढ़ा, इससे नए यहाँ पे प्रोडक्ट बने जिसका हम निर्यात भी कर रहे हैं, वैश्विक यहाँ पे व्यवस्था अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए फिर कमी आती है कि कई सारे स्टार्टअप बने, लेकिन कई सारे से इसमें से ज़्यादातर स्टार्टअप बंद हो गए, कहीं सपोर्ट की कमी की वजह से, कहीं यहाँ पर स्किल की कमी की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर सहयोग सरकार की तरफ से आपको देखा जाए तो स्टार्टअप फंडिंग को लेकर के या विचारों को लेकर के यहाँ पे एक बेहतर समावेशन की भी आपको एक कमी देखने को मिलती है। इसके बाद फिर यहाँ पर सर्वांगीण विकास में आगे हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे यहाँ पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से बेहतर बना कर रह सकते हैं। तो सरकार के द्वारा कौन कौन से यहाँ पे फंडिंग की जा रही हैं, अन्य तरीके की व्यवस्था यहाँ पे लागू की जा रही है, और क्या किया जा सकता है उसको लेकर के एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी भारत को एक विस्तृत राष्ट्र में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उदाहरण देना है। तो बहुत सिंपल सा है, सूचना प्रौद्योगिकी में भारत ने क्या क्या किया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविक जैसी चीज़ों के बारे में लिखने। सूचना प्रौद्योगिकी में आईटी कम्युनिकेशन को लेकर के यहाँ पे जो सरकार काम कर रही है, डेटा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सैटेलाइट्स हो गए, टावर्स हो गए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने यहाँ पर मौसम से लेकर के आपको कम्युनिकेशन लेवल तक सैटेलाइट्स लॉन्च की हुई हैं, परीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर काम किया जाता है उन सैटेलाइट्स का प्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से देखा जाए तो हम वैक्सीनेशन को लेकर के काम कर रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को लेकर के नई दवाइयों का इजाद इत्यादि कर रहे हैं, उनके बारे में लिखना है। मतलब हर तीनों के बारे में यहाँ पे थोड़ा 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 लिखना है, और इसके माध्यम से किस तरीके से भारत में क्या क्या विकसित हो रहा है, क्या लाभ हुए हैं, उसको इसमें लिखना है। क्वेश्चन आसान था, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, 3 पर्सपेक्टिव से लिखना था। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मादक द्रव्य का असंगठित अपराध किस प्रकार के खतरे हैं, इन चुनौतियों से नियंत्रित करने को लेकर के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इंटरनेट सिक्योरिटी वाले विषय से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। 2 टॉपिक्स में पूछे गए हैं, मादक द्रव्य और संगठित अपराध, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा है। तो संगठित अपराध क्या होता है उसको बताइए, मादक द्रव्य की स्थिति क्या है, ट्रैफिक तस्करी की समस्याएं क्या हो रही हैं, किस किस तरीके से अपराध शामिल हो रहे हैं। डेटा थोड़ा सा दीजिए कि कहाँ पर कि भारत में इसको लेकर के जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आती हैं और अन्य तरीके के जो डेटा है ऑफिशियल डेटा इसमें शामिल करिए, किस राज्यों में किस तरह की स्थिति है। फिर उसके बाद भारत सरकार या केंद्र राज्य सरकार द्वारा क्या क्या इसको लेकर के पहल की जा रही हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम इसमें आंसर कर सकते हैं। और इस तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कहाँ कहाँ किन राज्यों में हो रही है, उसको नियंत्रित करने को लेकर क्या उपाय हो सकते हैं, उसको लिखते हुए उस उत्तर को हम अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन की सुरक्षा विकास और विकास ही सुरक्षा है, भारत की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसके सहजीवी संबंध को विश्लेषित कीजिए। देखिए, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट किस तरीके से इंटररिलेट करता है। एक व्यक्ति चाहता है कि मैं उस क्षेत्र में रहूं जहां पर मैं किसी तरीके की मुझे कह सकते हैं कि कोई नुकसान मुझे ना पहुंचा पाए, मैं यहाँ पे सुरक्षित रहूं। लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता है कि विकास के पहलू बेहतर हों, यहाँ पर सारी सुविधाएं मेरे पास हों। अब ये कैसे होगा, देखिए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, विकास होता है, तो विकास जब होता है तो यहाँ पर निवेशिक प्रक्रिया होती है, ज़्यादा लोग निवेश करते हैं, उससे अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाओं का विकास होता है। जब चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे आप मान लो एक बेहतर व्यवस्था को लेकर के कहीं आपने कोई क्षेत्र बीहड़ है, अब बीहड़ क्षेत्र में यहाँ पर आपको देखा जाए तो अपराध भी होंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ करने को लेकर के है नहीं लोगों के पास। आपने उस क्षेत्र में क्या किया कि एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया, एयरपोर्ट्स खोल दिया, या एक आपने एक्सप्रेसवे निकाल दिया, उससे एक्सप्रेसवे वहाँ पे निकला तो लोगों को रोजगार मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग वहाँ पर उसके आसपास घर और इत्यादि बस्तियाँ बनाने लगे। फिर किसी ने आके वहाँ पर आपको देखा है तो शहरी करने के लिए आपको एक आवासीय व्यवस्था ला दी, होटल और अन्य तरीके की चीज़ें डेवलप होने लगी। तो जो लोग यहाँ पे अपराध कर रहे थे, फिर उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने लगे, उन लोगों ने अपराध छोड़ करके यहाँ पर धीरे धीरे काम में लग गए, नॉर्मल जीवन जीने लगे। इससे क्या हुआ कि विकास से सुरक्षा डेवलप होती है। और जहाँ पर फिर क्या हुआ, जब आपको सुरक्षा जब मिलने लगी कि यार अब इस क्षेत्र में ऐसी गतिविधियाँ नहीं होती हैं, तो और लोग आते हैं,
कि यार यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पे लोग सुरक्षित हैं, सरकार यहाँ पर प्रशासन बेहतर है, लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है, तो वहाँ पे अपराध में कमी आने लगती, तो और भी लोग यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा से प्रभावित होकर के इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर बढ़ता है। तो उस पहलू को यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके के यहाँ पर चीज़ें आपको बतानी है कि सुरक्षा और विकास, विकास सुरक्षा किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलेट करते हुए किस क्षेत्र विशेष या भारत के विकास में एक बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए योजनागत पहलू, विकास योजनाएं, कुछ एग्जाम्पल किसी क्षेत्र को लेकर के दे सकते हैं। यूपी का है, यूपी का आप दे सकते हैं, भारत के दृष्टिकोण से भी दे सकते हैं, और उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं, आतंकी हमलों और आग जैसी मानव निर्मित आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां सुझाइए। डिजास्टर मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है, और देखिए इसको लेकर के तीन अलग अलग गतिविधियों पर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। एक है औद्योगिक दुर्घटना, दूसरा है आतंकी हमला, और तीसरा है आग जैसी मानव निर्मित आपदाएं। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी लिखनी है। तीनों ही मानव निर्मित हो सकती हैं, आतंकवादी हमले भी मानव निर्मित हो गए, औद्योगिक घटनाएं भी मानव की गलतियों की वजह से होता है, और आग जैसी घटना कई बार प्राकृतिक भी होती है और कई बार मानव के कारण भी होती हैं। अब इसको लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं कैसी हैं, एग्जाम्पल दे दो, आतंकवादी घटनाएं कहाँ कैसी हो रही हैं, मानव निर्मित आपदाएं क्या हैं। अब इसको जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियां बतानी है आपको। मोस्टली रणनीतियों पर ज़्यादा फोकस करना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इनके बारे में बता दिया, कुछ एग्जाम्पल दे दिए, और उसके बाद फिर आप रणनीतियों पे आ जाते हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं को लेकर के सरकार की क्या पॉलिसी है, आतंकी हमलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है, और मानव निर्मित आपदाओं जैसे आग इत्यादि को रोकने को लेकर के सरकार की क्या पॉलिसी है, कौन सी संस्थाएं इसको लेकर के काम करती हैं, उसको लेकर के क्या उपाय हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना था। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूं कि जीएस पेपर 3 अच्छा पेपर था, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच वाला था, स्टैटिक करंट मिक्स था, वर्तमान की घटनाओं से रिलेट करता हूँ, जैसे मैंने कहा था वैसा ही पेपर है। बहुत आसान सा नहीं है, फर्स्ट ऑफ 1 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा सा मैं कहूँगा बेहतर हैं, और 11 से 20 में खासकर लास्ट में क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हैं, आपको ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, तो आपको वैसे लिखना यहाँ पर पड़ेगा, और जब आप पढ़ें सब्जेक्ट को तो वो ऐसे ही पढ़ना है। मिशन एसडीएम के तहत जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट आपको इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे ताकि आप मेंस में बेहतर कर सकें। आपके आंसर राइटिंग प्रोसेस पर ध्यान दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, आपको सब्जेक्ट प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस ओरिएंटेड भी पढ़ाया जाएगा। पढ़ाते समय करंट में क्या कुछ चल रहा है उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। इसलिए मिशन एसडीएम को लगातार फॉलोअप करें। जो भी वीडियोस आपको मिल रही हैं, पीडीएफ मिल रही हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें, जो किसकी लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करना है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर यूट्यूब पर जो भी वीडियो आ रही हैं उनको भी, सभी वीडियो को पूरा देखते चलिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको फॉलोअप करते चलिए। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आपको कुछ सुझाव देना है या कमेंट हमारे वीडियो में करते रहते रहिए, ताकि आपको और भी अगर कुछ चीज़ें चाहिए उसके लिए भी हम आपके साथ काम करते रहें। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।